हेलो गाइज, आप लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टॉप परसेंट पर। आज हम लोग आरआरबी, एनटीपीसी, ग्रुप डी और एसएससी सीजीएल या एसएससी सीएचएसएल में आए हुए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम में कई बार रिपीट हुए हैं। तो अगर आप इस वीडियो को देख लेते हैं तो यकीनन आपको बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है और आप अपनी जानकारी को भी समझ सकते हो कि मुझे कितना आता है। ठीक है, क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आए हुए हैं। तो आप करिए क्या कि इसमें टोटल 25 क्वेश्चन है और आप ये देखिए कि आप 25 में कितने क्वेश्चन सही कर पाते हो। अगर आप 15 के आसपास या 15 से ज्यादा सही कर लेते हो या 20 तक सही कर लेते हो तो यकीन मानिए कि आप आज की डेट में आप एनटीपीसी का पेपर या ग्रुप डी का पेपर आप क्लियर कर सकते हो। ठीक है, तो हम लोग देर ना करते हुए अपने पहले नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए हम लोगों का पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से करिएगा ताकि आपके ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सही जाएं। चलिए, मृग तृष्णाएं दिखाई देती हैं कहां? ये क्वेश्चन है सिंपल, ग्रुप डी के पेपर में आया है 2019 वाले पेपर में। उष्णकटिबंधीय रेगिस्तानों में, महासागरों में, वनों में या समताप मंडल में? बताइए, जो मृग तृष्णाएं होती हैं ये कहां पर दिखाई देती हैं? सिंपल सा क्वेश्चन है, बताइए। मुझे उम्मीद है आपका आंसर आ चुका होगा, तो मैं इसका राइट आंसर बता देता हूं। इसका राइट आंसर है रेगिस्तानों में। ठीक है, रेगिस्तानों में मृग तृष्णाएं दिखाई देती हैं। यहां तक क्लियर है? चलिए हम आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित देशों में से कौन भारत का पड़ोसी देश नहीं है? इंपॉर्टेंट है, बताइए। चलिए, तो मुझे उम्मीद है कि आपका राइट आंसर आ चुका होगा, तो मैं अपना राइट आंसर बता देता हूं। जो इसका सही आंसर है वो है जापान। आपको पता है कि जो आपका जापान है ये आपके भारत के पड़ोसी देश में नहीं है। बाकी का जो आपका नेपाल है, भूटान है, ये सब आपके पड़ोसी देशों में आते हैं। बात करें, म्यांमार भी है, नेपाल भी है, भूटान भी है, चीन भी है, पाकिस्तान भी है, अफगानिस्तान भी है। ये सारे देश जो हैं आपके भारत के पड़ोसी देश हैं। बांग्लादेश है, याद रखना इसको। ठीक है, चलिए। निम्न ब्रिटिश व्यक्तियों में से किसने स्वीकार किया था कि 1857 का विद्रोह एक राष्ट्रीय विद्रोह था? यह क्वेश्चन आपके एनटीपीसी 2016 का क्वेश्चन है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और जब एनटीपीसी का पेपर 2016 में हो रहा था तो ये कई शिफ्टों में ये क्वेश्चन आया है। चलिए, लॉर्ड डलहौजी ने कहा था, लॉर्ड कैनिंग ने कहा था, लॉर्ड एलनब्रो ने कहा था या डिजरेली ने कहा था? चलिए, तो इसका राइट आंसर जो है वो है डिजरेली। डिजरेली ने ही 1857 के विद्रोह को राष्ट्रीय विद्रोह कहा था। यह क्वेश्चन मैं खुद करा चुका हूं एक दो बार और आज फिर करवाया हूं। रीजन इसका यह है कि मैं कोई भी प्रैक्टिस पेपर उठाता हूं उसमें यह क्वेश्चन मिल जाता है, इतना इंपॉर्टेंट है यह क्वेश्चन। चलिए, यूरोपीय शक्ति पहचानिए जिससे शिवाजी ने तोप और गोला बारूद प्राप्त किए थे। ठीक है, कौन सी यूरोपीय शक्ति थी जिससे शिवाजी ने तोप और गोला मंगाया था या लिया था? इंपॉर्टेंट है, ग्रुप डी का क्वेश्चन है, 2019 में आया है। कम से कम 8 से 9 शिफ्ट में ये आया था 2019 में। चलिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डच। डचों से इन्होंने तोप और गोला खरीदा था। चलिए, अगला क्वेश्चन, संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को कब स्वीकार किया गया? स्वीकार किया, ठीक है, बताइए। चलिए, इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा 24 जनवरी 1950। 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान स्वीकार किया गया। देखो, आपको मैं बता दूं कि नेशनल सिंबल से संबंधित जितने भी क्वेश्चंस एग्जाम में आए हैं या आ सकते हैं उनकी हम लोगों ने अलग से वीडियो बना ली है। जो लोग नहीं देखे हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं और देख लें सारी चीजें। कब राष्ट्रीय गान अपनाया गया, कब वंदे राष्ट्रीय गीत अपनाया गया, कब नेशनल फ्लैग बनाया गया, उसको डिजाइन किसने किया, क्या क्या उसकी जितने भी सिंबल से क्वेश्चन आते हैं हम सारी लोग देख चुके हैं। बहुत ही छोटी वीडियो है, अगर आप चाहो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, जाके वहां से देख सकते हो। तो आपके 5 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। मुझे उम्मीद है कि आपके 5 में से 3 से 4 नंबर तक जरूर सही गया होगा और कुछ लोगों के 5 में 5 सही गए होंगे। चलिए, तो हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। रेडियम की खोज किसने की? रॉबर्ट पियरे, मैडम क्यूरी, हेनरी ब्यूकरल या रॉबर्ट पियरे और मैडम क्यूरी दोनों ने? चलिए, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मैडम क्यूरी और रॉबर्ट पियरे दोनों ने खोज की थी। ये एनटीपीसी में भी 2016 में, यानी ये मान के चलिए जिस भी पेपर में साइंस आता है उस पेपर में ये क्वेश्चन आना मस्ट है। यानी 90% उम्मीद होता है कि ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ठीक है, बाकी अगर मैं मैडम क्यूरी की बात करता हूं तो मैडम क्यूरी अपनी ऐसी महिला है जिनको 2 सब्जेक्ट में इनको नोबेल प्राइज मिला है। फिजिक्स में भी इनको मिल चुका है और केमिस्ट्री में भी मिल चुका है, तो याद रखिएगा।
आगे बढ़ते हैं। सूर्य से पृथ्वी पर ऊष्मा का संचरण किस विधि द्वारा होता है? इजी क्वेश्चन है लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मुझे पता है आप लोग बचपन से ही पढ़ते आते हो, विकिरण के द्वारा ये पहुंचती है पृथ्वी पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। डीएनए की द्विकुंडलिनी संरचना का पता किसने लगाया? बताइए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा वाटसन एवं क्रिक। आपने देखा है इस टाइप का आपका डीएनए होता है एकदम सीढ़ी नुमा, तो इसका जो संरचना थी ये किसने दिया था? तो वो वाटसन एवं क्रिक ने ही इसका पता लगाया था सबसे पहले। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बाबरनामा मूल रूप से किसके मतलब किसमें लिखा गया था आपको बताना है? अरबी में, तुर्की में, उर्दू में या फारसी में? बताइए। चलिए, आपको पता है कि मुगल वंश में सिर्फ 2 शासक हुए हैं, एक हुए हैं बाबर और एक हुए हैं जहांगीर। इन दोनों ने ही अपनी आत्मकथाएं लिखी थी और किसी ने मुगल वंश में नहीं लिखा। तो ये क्वेश्चन भी सेपरेटली पूछ लिया जाता है कि मुगल वंश के कौन से ऐसे 2 शासक थे जिसने अपनी आत्मकथाएं लिखी है? तो बाबर और जहांगीर। बाबर की जो आत्मकथा थी वो बाबरनामा थी और ये किस भाषा में लिखी गई थी? तुर्की भाषा में लिखी गई थी। इतनी चीज आपको याद रखना है। क्लियर है यहां तक? चलिए, इकोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था किसने किया था? बताइए। ओडम ने, टेंसले ने, टेलर ने या डार्विन ने? चलिए, तो मुझे उम्मीद है आपके आंसर्स आ चुके होंगे, तो मैं ज्यादा समय नहीं ले रहा हूं, मैं सीधा आंसर पे आता हूं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ओडम। ओडम ने ही इकोलॉजी शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था। चलिए, निम्न में से किसको आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है? सबको पता है आरबीसी जो होती है इसका फुल फॉर्म होता है रेड ब्लड कॉर्पसेल्स, और जो आरबीसी होती है इसकी अगर हम बात करें तो ये आपकी कहां से निकलती है? ये निकलती है बोन मैरो से, अस्थि मज्जा से। ठीक है ना? अगर हम बात करें कि ये जब आरबीसी खत्म हो जाती है तो खत्म होने के बाद ये कहां पहुंचती है, यानी कब्रिस्तान किसको कहते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्लीहा। ठीक है, स्प्लीन, जिसको हम लोग स्प्लीन बोलते हैं इंग्लिश में, स्प्लीन। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया होगा आपको। किस धातु को धातुओं का राजा कहा जाता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ग्रुप डी, एनटीपीसी और 2015 में एसएससी सीजीएल में क्वेश्चन आ चुका है। इतनी जगहों पर ये क्वेश्चन आ चुका है जो मैंने देखा है अपने आंखों से प्रैक्टिस पेपर में, तो इंपॉर्टेंट है। तो मैं देर न करते हुए इसका आंसर बता देता हूं। इसका आंसर उम्मीद है आप लोग कर लिए होंगे। इसका राइट आंसर है सोना। ठीक है, देखो सोना को जो है उसको मेटल का राजा कहा जाता है, धातुओं का राजा कहा जाता है। इतना क्लियर है? मुझे उम्मीद है कि 12 क्वेश्चन में आप लोगों के ज्यादा से ज्यादा सही गए हैं। जितने लोगों के जितने सही गए हैं वो कमेंट में जरूर लिखें। चलिए, सीमेंट की खोज किसने की थी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगासिड ने की थी, एल्बर्ट मैग्नस ने की थी, जोसेफ एस्पदिन ने की थी या जैनसीन ने की थी? सीमेंट आपको पता है ना, घर बनाने में आपका काम आता है, उसी की बात हो रही है। जोसेफ एस्पदिन ने सीमेंट की खोज की थी। चलिए, निम्नलिखित किस शहर को सिटी ऑफ गोल्डन गेट कहा जाता है? बताइए। सैन फ्रांसिस्को को, ब्रुसेल्स को, रोम को या अमृतसर को? सिटी ऑफ गोल्डन गेट इंपॉर्टेंट है, बता दीजिए। चलिए, इसका मैं बता देता हूं राइट आंसर। सैन फ्रांसिस्को होता है सिटी ऑफ गोल्डन गेट। ठीक है, चलिए। निम्नलिखित में से किस फसल को प्लांटेशन क्रॉप कहा जाता है? यह भी इंपॉर्टेंट है। ग्रुप डी में पिछली बार कई शिफ्ट में यह क्वेश्चन आ चुका है। जो लोग रेलवे की तैयारी कर रहे हो उनके लिए तो ये सारे क्वेश्चन रामबाण का काम करेंगे। अगर आपके पास कॉपी पेन नहीं तो आप उठाइए और नोट करिए इसको, क्योंकि आपको भी पता है कि कम से कम जो आपकी ग्रुप डी और एनटीपीसी के पेपर होते हैं 3 महीने चलते हैं, और फिर इतना एग्जामिनर के पास क्वेश्चन नहीं होता कि वो नए नए क्वेश्चन बनाता रहेगा। नहीं, लगभग मान के चलिए 80% क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से रिपीट होते हैं। ठीक है, 20% ही नए बनते हैं। तो याद रखिएगा, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, इसीलिए आप इसको देख लीजिए। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं सारे आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कंप्लीट करा दूंगा। बाकी पॉलिटी की जो क्लास चल रही है वो कंटिन्यू रहेगी। पॉलिटी की क्लास कल फिर आ रही है। ठीक है, आपके 200 क्वेश्चंस की जो सीरीज है पॉलिटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, वो कल से शुरू हो जाएगी। बाकी जो लोग आर्टिकल्स नहीं देखे हैं वो आर्टिकल की लिंक नीचे मिल जाएगी आपको, तो आप उसको देख लीजिए। ठीक है ना? चलिए, तो ये आपके इंपॉर्टेंट है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा गन्ना।
आप मुझसे जुड़ने के लिए सिर्फ एक काम करना है, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाइए, ठीक है। पसंद आ रहा है तो लाइक करिए, बस इतना ही काम करना और कुछ नहीं। आपको डेली बेहतरीन से बेहतरीन क्वेश्चन मिलते रहेंगे। मैं आपके लिए खोज खोज के अच्छे से अच्छे क्वेश्चन ला रहा हूं इस समय। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। बॉल्ड ईगल किस देश का राष्ट्रीय पक्षी है? इंपॉर्टेंट, ये भी एनटीपीसी का ही क्वेश्चन है, ठीक है। कोई बाहर से मैं नहीं लेकर आया हूं, सब एनटीपीसी में आए हुए और ग्रुप डी में आए हुए क्वेश्चन हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अमेरिका। बॉल्ड ईगल जो है ये अमेरिका का राष्ट्रीय पक्षी है, ठीक है। आप मुझे कमेंट करके ये बताओगे कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है और उसका साइंटिफिक नेम क्या है, ठीक है। साइंटिफिक नेम बताना है आपको भारत के राष्ट्रीय पक्षी का, बताना जरूर। जो लोग पढ़ने में ठीक हो जरूर बताना, जो लोग लापरवाही करते हो तो फिर याद रखना तुम लोग, भगवान तुम्हें माफ नहीं करेगा। आगे चलते हैं। संसद की सदस्यता हेतु योग्यता किस अनुच्छेद के अंतर्गत आती है? बताइए। अभी हम लोग आर्टिकल खत्म ही किए हैं, 2 दिन हुआ है। जो लोग आर्टिकल की क्लास नहीं किए हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी, जाके देख लीजिए, ठीक है। सारे आर्टिकल वहीं से आते हैं एग्जाम में। बात करें हम लोग संसद की सदस्यता हेतु योग्यता किस अनुच्छेद के अंतर्गत आती है, तो देखो इसमें मैं समझा दूं, आर्टिकल 80 जो है ये राज्यसभा से संबंधित है, आर्टिकल 81 जो है ये लोकसभा से संबंधित है, और अनुच्छेद 84 जो है ये आपके संसद के सदस्यों की योग्यता से संबंधित है। याद रखिएगा, ठीक है। संसद 3 चीजों से मिलकर बनती है, राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति, ठीक है। राष्ट्रपति किस आर्टिकल के तहत आते हैं? 52। तो 52 में राष्ट्रपति, 80 में राज्यसभा और 81 में लोकसभा, इन तीनों से मिलकर संसद का निर्माण होता है। लेकिन यह कहा जाए कि संसद की योग्यता किससे संबंधित है, तो आर्टिकल नंबर 84 से संबंधित है। मुझे उम्मीद है क्लियर हो गया होगा आपके सारी चीजें। चलिए, निम्न में से मकर रेखा किस देश से नहीं गुजरती है? हम लोग इसकी भी ट्रिक की क्लास देख चुके हैं, मात्र 4 मिनट की वीडियो है। जो लोग नहीं देखे हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, आज के बाद मकर रेखा से क्वेश्चन आपके कभी भी गलत नहीं होंगे, ये गारंटी है, ठीक है। तो जरूर जाएं और देखें इस वीडियो को देखने के बाद, ठीक है। चलिए, तो निम्न में से मकर रेखा किस देश से नहीं गुजरती है? तो हम लोगों ने क्या पढ़ा था? चलिए, अर्ज है बोत्सवाना और दक्षिण अफ्रीका आना, और मोजे में डालकर चिप ब्राजील ले जाना। यही तो ट्रिक थी, सारी चीजें आपकी क्लियर हो चुकी थी। तो चिप से हमारा क्या बन गया था? ची से चिली और पा से पराग्वे बन गया था। और अर्ज है बोत्सवाना और दक्षिण अफ्रीका आना, तो दक्षिण अफ्रीका भी तो आया था उसमें, तो हमारा एक ही देश नहीं आया और वो है मिस्र। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा मिस्र। जो मिस्र है ये मकर रेखा इससे नहीं गुजरती है, कर्क रेखा यहां से गुजरती है, और कर्क रेखा की भी हम लोग ट्रिक देख चुके हैं। तो जो लोग कर्क रेखा की वीडियो, मकर रेखा की वीडियो नहीं देखे हैं ट्रिक की, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, उनको सारी लिंक मिल जाएंगी और आज के बाद कभी भी क्वेश्चन नहीं गलत होंगे, ये गारंटी है। जरूर देखना एक बार। चलिए, आजाद हिंद फौज का गठन वर्ष 1943 में कहां हुआ था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बताइए। मांडले में, सिंगापुर में, टोक्यो में या कुआलालंपुर में? चलिए, तो मैं देर ना करते इसका आंसर बता देता हूं। इसका आंसर होगा सिंगापुर। सिंगापुर में आजाद हिंद फौज की जो स्थापना हुई थी वो 1943 में हुई थी, ठीक है। और रास बिहारी बोस ने इसकी स्थापना की थी, ये भी याद रखना, रास बिहारी बोस ने। वहां पर अगर हम बात करें तो टाउन हॉल के सामने रास बिहारी बोस ने सुभाष चंद्र बोस जी को कमांडर चीफ बनाया था, ठीक है। याद रखना इस चीज को। चलिए, आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? राइबोसोम, लाइसोसोम, अस्थिमज्जा या गाल्जी काय? बताइए। चलिए, तो मुझे उम्मीद है आपका आंसर आ चुका होगा। तो इसका राइट आंसर है लाइसोसोम। लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है, राइबोसोम को प्रोटीन की थैली कहा जाता है, अस्थिमज्जा से आरबीसी उत्पन्न होती है। इतनी चीजें आपकी क्लियर हो गई यहां तक, ठीक है। जहां एक्सप्लेन करना है वहीं पर करेंगे, बाकी आपका समय नहीं लेंगे। मलेरिया का कारक क्या है? प्लाज्मोडियम, जीवाणु, वायरस, परजीवी? ये इतनी बार क्वेश्चन आया है कि मैं जब से क्लास बना रहा हूं तब से मैंने 2-3 बार इस क्वेश्चन का जिक्र कर लिया है, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है आप गलत नहीं करेंगे। इसका राइट आंसर है प्लाज्मोडियम। ये कई शिफ्ट में क्वेश्चन एग्जाम में आया है। मलेरिया जो है ये प्लाज्मोडियम के कारण होता है। आगे बढ़ते हैं। वियतनाम युद्ध को किस दूसरे नाम से जाना जाता है? यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी हम लोग जिक्र कर चुके हैं पहले इस क्वेश्चन के बारे में। चलिए, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सेकेंड इंडो चाइना वार। ये कब हुआ था? ये हुआ था 1955 से लेकर के 1975 तक, 20 साल तक ये युद्ध चला था, इंडो चाइना वार। याद रखना इसको, ठीक है। इसी को हम लोग वियतनाम युद्ध के नाम से भी जानते हैं। चलिए,
तंबाकू का धुआं स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है क्योंकि उसमें होता है, बताओ क्या होता है तंबाकू के धुएं में? जो सिगरेट वगैरह पीते हो आप लोग, या मतलब आप लोग तो अच्छे बच्चे हो, आप लोग नहीं पीते हो, यानी जो लोग पीते हैं उनकी बात अगर करें तो क्या होता है? कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, निकोटीन होता है, पॉलीसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन होता है, या मेलाथीन होता है? बताइए इसका राइट आंसर। चलिए, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा निकोटीन। क्या होता है उसमें? निकोटीन होता है तंबाकू के धुएं में, इसीलिए वो हानिकारक होता है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। फास्जीन का रासायनिक नाम क्या है? इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जितना मैं क्वेश्चन करा चुका उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही है। कई बार इसका ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है। इसका जो रासायनिक नाम है वो है कार्बोनिल क्लोराइड। आप सूत्र लिख लीजिएगा, COCl2 होता है इसका रासायनिक सूत्र, एग्जाम में आया है। कभी कभी ये पूछ लेता है, कभी कभी ये फार्मूला दे देता है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, याद रखिएगा आप लोग। आगे बढ़ते हैं। अगर क्वेश्चन पसंद आ रहे हैं तो लापरवाही मत करिए। क्यों कंजूसी कर रहे हो भैया? एक लाइक ही तो करना है, लाइक कर दो, कमेंट में करके बता दो कैसी आपको वीडियो लगी है, और अगर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो। 30 सेकंड का समय नहीं लगना है, ठीक है? आपको नए नए अच्छे अच्छे वीडियो मिलते रहेंगे। चलिए, सामूगढ़ के युद्ध में औरंगजेब ने किसे हराया? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। शाह शुजा को, दारा शिकोह को, मुराद को, या शाहजहां को? तो याद रखना, जो सामूगढ़ का युद्ध हुआ था ये दो लोगों के बीच में हुआ था, औरंगजेब और दारा शिकोह। इसमें क्या हुआ था कि दारा शिकोह हार गया था, जीता कौन था? औरंगजेब जीता था। तो बहुत इंपॉर्टेंट ये वार है। जो लोग युद्ध की भी वीडियो नहीं देखे हमारी, वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूंगा, आप मेरी युद्ध की भी वीडियो देख लीजिए। मैंने जिस टॉपिक को भी मैंने छुआ है उस टॉपिक से बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आने वाला है। तो आप लोग, जो लोग नहीं देखे हो वो लोग जाके देख लो, और जो लोग देख भी चुके हो वो लोग भी अपना रिवीजन के लिए देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? तो यहां तक आपके क्लियर हो गए। तो यही आपके लास्ट क्वेश्चन थे। मुझे उम्मीद है कि आपके 25 में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सही गए होंगे। तो जितने भी क्वेश्चंस आपके सही गए हैं आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हो कि सर मेरे इतने सही गए हैं, ठीक है? मुझे उम्मीद है आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी। तो हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो को अच्छी की चीजें लेकर। तब तक के लिए आप लोग खुश रहिए, मस्त रहिए और